हेलो अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन के अंदर हमने कुछ सैलरी इनकम के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा सा क्वेश्चंस की शेप में हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे कुछ सिंपल सवालों की शक्ल में। सबसे पहले आपके पास एक छोटा सा सवाल है। गिवन बिलो इज़ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इनकम ऑफ अली अकमल एडमिन ऑफिसर एट कॉमसेट्स फॉर द टैक्स ईयर एंडेड ऑन जून 30, 2020। ये अली अकमल साहब हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कॉमसेट्स में, और इनकी सिचुएशन ये है कि इनकी पूरे साल की जो बेसिक सैलरी है वो 24 लाख रुपए है। इसके अलावा इनको मेडिकल अलाउंस मिलता है मंथली 30,000 रुपीज़, यानी कि साल का 360,000 रुपीज़, और इसके साथ इनको किसी भी किस्म की मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली हुई। इसका मतलब है कि किसी भी किस्म का हॉस्पिटल का कोई इनको बेनिफिट मौजूद नहीं है। सिर्फ इनको बस 3,60,000 रुपये साल का मिलता है मेडिकल की मद में। इसके साथ साथ इनको ऑर्गेनाइजेशन ने एक घर भी प्रोवाइड किया हुआ है, और अगर फ़र्ज़ करें ऑर्गेनाइजेशन इनको घर प्रोवाइड नहीं करेगी तो फिर ऑर्गेनाइजेशन इनको घर की जगह 50,000 रुपये पर मंथ देंगी ताकि ये 50,000 रुपये का कहीं भी घर ले सकें। तो दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत ये बिज़नेस कर रहे हैं। हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अली अकमल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। ओके, अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें पता चल गई ये बेसिक सैलरी इनकी 24 लाख रुपए है। उसके बाद मेडिकल अलाउंस के केस में अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में जिस तरह हमने पढ़ा था तो हमने दो किस्म के केसेस पढ़े थे। एक हमने कहा था कि अगर सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिकल अलाउंस कैश की शक्ल में मिल रहा हो तो फिर मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है, बाकी टैक्सेबल इनकम में शामिल होता है। लेकिन अगर आपको मेडिकल अलाउंस के साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी मिल रही हो तो फिर पूरे का पूरा मेडिकल अलाउंस जो है वो टैक्सेबल हो जाता है, कोई भी पार्ट उसका एग्जेम्प्ट नहीं होता। इस सवाल में चूँकि कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मेडिकल अलाउंस है उसका 10% तक आपको 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। तो चूँकि आपकी बेसिक सैलरी 24 लाख है तो उसका 10% 2,40,000 बनता है। तो 3,60,000 में से 2,40,000 तक एग्जेम्प्ट हो गया, और रिमेनिंग जो डिफरेंस है 120,000 वो आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल हो गया। ठीक है जी, ओके। सेकंड जो चीज़ थी इसके अंदर, या थर्ड चीज़ जो थी, दैट वाज अकोमोडेशन। आप लोगों को याद होगा कि जब हमने अकोमोडेशन फैसिलिटी के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि अकोमोडेशन फैसिलिटी के अंदर ये केस हो सकता है कि 45% ऑफ द बेसिक सैलरी या MTS, पहले MTS देखना है उसके बाद बेसिक सैलरी देखनी है। हमने कहा था कि 45% ऑफ MTS हम सैलरी इनकम में शामिल करते हैं, या फिर जो कैश अलाउंस इस शख्स को मिलना हो इन द एब्सेंस ऑफ एकोमोडेशन फैसिलिटी उसको शामिल करते हैं। और अगर ये दोनों फिगर्स हो तो इन दोनों फिगर्स में जो फिगर बड़ी होगी उसको हम शामिल कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ कि एकोमोडेशन फैसिलिटी के केस में देखें हुआ क्या कि 45% ऑफ MTS / बेसिक सैलरी और कैश वैल्यू। अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो 45% ऑफ MTS का मतलब बनता है 24 लाख का 45%, या फिर कैश वैल्यू कितनी है 50,000 पर मंथ थी, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 6 लाख रुपीज़ पर मंथ इसका केस आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब चूँकि 24 लाख का 45% 10,80,000 बनता है और 6 लाख, तो हमारा जो डिसीजन था उसकी बेस थी विच एवर इज़ हायर। तो 10,80,000 या 6 लाख में से कौन सी फिगर हायर है? 10,80,000। तो हाँ, हमने 10,80,000 रुपये की फिगर जो है वो टैक्सेबल इनकम में शामिल कर ली। ये तीनों केसेस हमारे पास मौजूद थे। जब हमने इन तीनों केसेस को जमा किया तो हमारे पास जो फिगर आ गई दैट इज़ टोटल सैलरी जो कि 3.6 मिलियन है। और इसके ऊपर जब मैंने टैक्स रेट अप्लाई किया तो ये इसकी जो ब्रैकेट है वो बेसिकली इसकी ब्रैकेट 35 लाख से 50 लाख वाली ब्रैकेट बन गई, जिसके अंदर 3,70,000 जमा 20% ऑफ 35 लाख से ऊपर जितनी फिगर है। आप अगर स्लैब देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि 35 लाख से ऊपर जितनी फिगर है उस पर 20% का टैक्स अप्लाई होगा। तो इस तरीके से आपका जो टोटल टैक्स ड्यू है इस केस में वो 3,90,000 रुपये के करीब आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस सवाल के अंदर हमने दो चीज़ों को देख लिया। एक हमने मेडिकल अलाउंस को देख लिया और दूसरा हमने एकोमोडेशन फैसिलिटी को देख लिया। अच्छा, अब मैं अगर इन्हीं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ और पिछले सवाल को थोड़ा सा मज़ीद चेंज करूँ। अब मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास इनकम मौजूद है अकमल ख़ान की
जो कि अकाउंट्स मैनेजर है किसी कंपनी के अंदर, ABC प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, और इनकी जो बेसिक सैलरी है साल की वो 18 लाख रुपए है। इनको भी मेडिकल अलाउंस मिलता है 2,80,000 रुपये का, लेकिन अब इनके पास हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि इनको कैश भी मिलता है और इसके साथ साथ जब ये हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएं तो हॉस्पिटल में जितना खर्चा होगा वो सारे का सारा कंपनी की तरफ से पे कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनको अकोमोडेशन फैसिलिटी भी मिली हुई है एम्प्लॉयर की तरफ से। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, बस इतना ही जिक्र है। इससे आगे का जिक्र नहीं है कि अगर ये फैसिलिटी ना होगी तो फिर क्या इनको कोई कैश मिलेगा, उसका जिक्र नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस सवाल में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कन्वेंस फैसिलिटी का, कि इनको ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिली हुई है जो कि ये पर्सनल और ऑफिशियल दोनों यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, और उस गाड़ी की जो कॉस्ट है वो 21 लाख रुपए कॉस्ट है, ठीक है। और आपको अच्छी तरह पता है कि ऑफिस से जब आपको तनख्वाह मिलती है तो टैक्स काट के मिलती है। तो इस सवाल में ये भी बता दिया गया कि एम्प्लॉयर ने पूरे साल की सैलरी पे जो ऑलरेडी टैक्स काट लिया था वो 1,45,200 रुपये काट लिया था। अब हमें मालूम करना है कि इस शख्स की टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी यानी कि टैक्स पेएबल कितना होगा टोटल। तो अगर मैं सबसे पहले दोबारा बेसिक सैलरी पे आ गई हूँ 18 लाख रुपये हो गया। अच्छा, इसके बाद मेडिकल अलाउंस पूरे का पूरा 2,80,000 रुपये। क्यों? वो इसलिए कि अब चूँकि इनके पास मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है तो किसी भी किस्म की मेडिकल अलाउंस के अंदर एग्जम्पशन हासिल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगले में आ गया एकोमोडेशन फैसिलिटी पे। अब इस सवाल में आप अगर गौर करेंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल था वो क्या था, 45% ऑफ MTS या बेसिक सैलरी और कैश वैल्यू। इस सवाल के अंदर कैश वैल्यू गिवन ही नहीं है। इसका मतलब है कि मैंने प्रैक्टिकली किया क्या कि मैंने उसकी कैश वैल्यू को 0 फर्ज कर लिया है। तो चूँकि 45% ऑफ 18 लाख ऑलरेडी 8,10,000 रुपये बनता है और बाकी 0 है, तो हायर की सिचुएशन में दोबारा मेरे पास 8 लाख और 80,000 रुपये 8 लाख और 10,000 रुपये का एकोमोडेशन फैसिलिटी की कैश वैल्यू आ गई, ठीक है। कन्वेंस फैसिलिटी आपको याद होगा कि जब बात की थी कि अगर आपको गाड़ी दी हुई हो, तो अगर आपको दोनों मकासद के लिए गाड़ी दी हुई हो तो 5% ऑफ द वैल्यू पे टैक्स अप्लाई होता है, वरना 10% अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो कि उस गाड़ी की कीमत 21 लाख रुपए थी, तो 21 लाख का जब हमने 5% लगाया तो वो तकरीबन 1,05,000 रुपये आ गया। तो ये कन्वेंस फैसिलिटी की फिगर आ गई, ठीक है जी। ये मेरे पास चारों अलाउंस हो गए, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, एकोमोडेशन फैसिलिटी एंड कन्वेंस फैसिलिटी। मैंने इनको जमा किया तो मेरे पास टोटल सैलरी आ गई 22,67,000 रुपये। अब मैंने इस 22,67,000 रुपये के ऊपर टैक्स मालूम किया तो मेरे पास जो टैक्स की स्लैब बनी उसके मुताबिक मेरा जो टैक्स ड्यू बन गया वो बन गया 1,159,900। अब आपको पता है ऑलरेडी कुछ टैक्स पहले ही बिजनेस इसका काट चुका है। कितना का काटा है उन्होंने 1,45,200 1,45,200 रुपये का टैक्स ऑलरेडी काट लिया है, ठीक है। तो टैक्स इसका टोटल बनता था 159, 1,45,000 का ऑलरेडी कट चुका है। इसका मतलब है कि जो असल में टैक्स पेएबल है इनका अब वो सिर्फ कितना है 14,700। इसका मतलब है कि जब वो साल ख़त्म होने के बाद जब वो अपना फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराएंगे तो उसके साथ 14,700 रुपये जमा करा देंगे टैक्स पेएबल, और इनकी जितनी लायबिलिटी है टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से वो सारी की सारी लायबिलिटी इनकी ख़त्म हो जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मज़ीद थोड़े से कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। गिवन बिलो इज़ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अकमल ख़ान जो कि MCB बैंक में मैनेजर हैं। इनका हमें मालूम करना है टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। इनकी बेसिक सैलरी साल की 18 लाख रुपए, इनको मेडिकल अलाउंस मिलता है 3,60,000 रुपये, इनको कन्वेंस अलाउंस भी मिलता है 1,80,000 रुपये। लोन प्रोवाइडेड फ्रॉम बैंक एट कंसेशनल रेट एट द रेट ऑफ 4%। इनको बैंक ने 25 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है कंसेशनल रेट के ऊपर 4% के ऊपर। ओके, साल के दौरान मिस्टर खान ने जापान विज़िट किया ट्रेनिंग के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक। तो इनको उस ट्रेनिंग की मद में तकरीबन को 5,60,000 रुपये दिए गए उस सारी ट्रेनिंग का ख़र्चा पूरा करने के लिए, यानी कि वहाँ पे रिहाइश पसीर होना, वहाँ पे खाना पीना करना, जाना आने का किराया, सब जो मिला के 5,60,000 रुपये इनको दिया गया उस ट्रेनिंग के लिए पूरे साल के दौरान। ओके, साल के दौरान
एमसीबी बैंक ने 8 लाख रुपए मिस्टर खान को रीइंबर्स किए। रीइंबर्स करने का मतलब होता है कि ख़र्चा मिस्टर खान ने किया, बाद में बैंक ने उसको पैसे दे दिए। लेकिन ये किस लिए दिए? क्योंकि साल के दौरान उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, उसके लिए पैसे उसको रिफ़ंड कर दिए, उन्होंने रीइंबर्स कर दिए। और इनकम टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि बैंक ने उनकी सैलरी पे, अकमल ख़ान की सैलरी पे ऑलरेडी 1,25,690 रुपये का टैक्स काट चुके हैं। ओके, अब मैं अगर इस सवाल को पहले यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ। बेसिक सैलरी तो ज़ाहिर पूरी टैक्सेबल होगी। मेडिकल अलाउंस, अब यहाँ पे मेडिकल अलाउंस के साथ साथ बैंक उसका 8 लाख रुपए रिम्बर्स भी कर रहा है। इसका मतलब है कि बैंक ने उसको मेडिकल फैसिलिटी भी दी हुई है, ठीक है, वरना बैंक ज़ाहिर उसको रिम्बर्स ना कर रहा होता। चूँकि मेडिकल फैसिलिटी दी हुई है, इसका मतलब है कि मेडिकल अलाउंस पे 10% एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगी, बल्कि मेडिकल अलाउंस पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अगली बात है कन्वेंस अलाउंस। याद रखिएगा कि कन्वेंस अलाउंस एक और चीज़ होती है और कन्वेंस फैसिलिटी एक और चीज़ होती है। कन्वेंस अलाउंस का मतलब होता है कि आपको महीने के कुछ पैसे तनख्वाह में मिला के दे दिए जाएँ कि आपने जिस तरह भी ऑफिस आना है आ जाए। कन्वेंस फैसिलिटी का मतलब होता है कि आपको कोई गाड़ी वगैरह दी जाए। तो जो चीज़ कैश की शक्ल में मिलती है वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है, तो कन्वेंस अलाउंस सिंपली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लोन प्रोवाइडेड फ्रॉम बैंक एट कंसेशनल रेट, आप ये पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर कि अगर जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको कंपनी के बिहाफ पर कोई लोन प्रोवाइड करता है और उस लोन पे जो प्रॉफिट चार्ज करता है वो बेंचमार्क रेट से कम हो, और पाकिस्तान में फ़िलहाल जो बेंचमार्क रेट है वो है 10%। तो अगर वो 10% से कम हो तो जितना कम होगा उतनी अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम के अंदर शामिल हो जाएगी। बिकॉज हम ये समझते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पे लोन प्रोवाइड कर रही है तो वो असल में उसको सैलरी के अगेंस्ट कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो बात है कि खान साहब ने विज़िट किया ऑन बिहाफ ऑफ बैंक ट्रेनिंग के लिए। ज़ाहिर है ये जो इसका मतलब है कि जो खान साहब जापान गए थे ये बेसिकली ऑफिस की रिक्वायरमेंट के ऊपर गए थे। तो ऑफिस की रिक्वायरमेंट के ऊपर जब काम करने के लिए कोई भी पैसे मिलते हैं तो उसको हम आम ज़बान में TADA कहते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, आने जाने का किराया, और वहाँ पे रहाइश पजीर होना डेली अलाउंस। तो जो आपको ऑफिस का काम करने के लिए पैसे मिलते हैं ऐसे किसी ख़ास काम के लिए, वो फिर टैक्सेबल नहीं होता। तो TADA इज़ नॉट टैक्सेबल, वो पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट फिगर होती है, ठीक है जी। अब मैं अगर इस सवाल को बाकायदा सोल्यूशन इसका देखूँ तो बड़ा क्लियर सा हो गया मेरे पास कि बेसिक सैलरी 18 लाख रुपए आ गई। सैलरी मेडिकल अलाउंस, चूँकि मेडिकल फैसिलिटी मौजूद है तो पूरे का पूरा टैक्सेबल है। इसी तरीके से कन्वेंस अलाउंस पूरे का पूरा टैक्सेबल है। लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक, आप देखें 4% पे लोन दिया हुआ है, लेकिन 10% कम से कम होना चाहिए। अगर 10% से कम होगा तो जितना कम होगा उतनी फिगर को आपने शामिल कर लेना है टैक्सेबल इनकम में। और मिनिमम फिगर क्या है? 10%। इसका मतलब है 10 - 4 किया तो 6%, इसका मतलब है 6% कम है। तो जितना कम है उतना ऐड बैक कर दो इनकम के अंदर। इसका मतलब है देखिए 25 लाख रुपए का लोन है तो मैंने 25 लाख को 6% से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास आ गया 1,50,000 रुपये। इसका मतलब है 6% जो कि इंटरेस्ट रेट कम है तो मैंने 6% के हिसाब से जो फिगर बनती है वो सारी की सारी उसकी टैक्सेबल इनकम के अंदर शामिल कर ली है। इसी तरह आपको पता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर कोई लोन आपका माफ़ कर दे उसको भी हमें टैक्सेबल इनकम में शामिल करना पड़ता है। अच्छा, एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर को रिम्बर्स किया है, चूँकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर है तो इस पर फिर ज़्यादा टैक्सेबल अप्लाई नहीं होता। आपका चूँकि मेडिकल एक्सपेंडिचर असल में वापस किए जा रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन के, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ वो पड़ा है कि ऊपर मेडिकल अलाउंस के ऊपर हमने किसी भी किस्म का टैक्स एग्जेम्पशन नहीं दी, ठीक है, ये उसका इम्पैक्ट पड़ा है। इसी तरीके से जो अलाउंस या एक्सपेंडिचर एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के ऊपर अप्लाई होता है जिसको हम TADA कहते हैं, उस पर भी किसी किस्म की अमाउंट टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से मैंने किया तो मेरे पास टोटल सैलरी आ गई 2.49 मिलियन। 2.49 मिलियन पे मैंने जब टैक्स रेट निकाला तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1,93,500 रुपये हो गया, ठीक है। ऑलरेडी कुछ टैक्स मेरा ऑफिस काट के जमा करा चुका है या इनका ऑफिस काट के जमा करा चुका है टैक्स के पास, और वो कितनी फिगर है? वो फिगर है 1,25,690 रुपये। चूँकि 1,25,690 रुपये ऑलरेडी पे हो चुका है, इसका मतलब है कि जो असल में टैक्स पेएबल इन साहब का बाकी रह गया है, जो MCB में जॉब कर रहे हैं, इनका जो असल में टैक्स बाकी रह गया वो रह गया 67,810 रुपीज़।
तो ये 67,810 रुपीज़ इनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जमा कराएंगे, तो इनकी टैक्स की जितनी लायबिलिटी है वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। आई होप कि इन 3 सवालों की मदद से आपको बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में, कि जो प्रोविडेंट फंड जो आपका किसी भी कंपनी के अंदर बनता है और उस प्रोविडेंट फंड में आपको प्रॉफिट मिलता है, तो उसके ऊपर टैक्स की परसेंटेज वगैरह का टैक्स की वर्किंग किस तरीके से होती है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू गाइस।